ओके 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 स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखने वाले दैट इज द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये चैप्टर हम इसमें देख रहे हैं, वी आर स्टडिंग द क्रैश कोर्स और द जस्ट इट इज़ अ रिवीजन कोर्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि नीट, जेई, सीईटी, ये जो एग्जाम्स होते हैं फॉर द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इस एग्जाम के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये जस्ट दीज आर लाइक अ रिवीजन लेक्चर्स, और आप कह सकते हैं लाइक अ क्रैश कोर्स कि आप एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो शॉर्ट से कम टाइम में हमें ये पूरा थ्योरी कवर करना है। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। नाउ वी आर लुकिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वीडियो पर्टिकुलरली बना जाए बिकॉज कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने खासकर इस चैप्टर की डिमांड की है कि उन्हें ईएमआई थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, या ईएमआई उन्होंने पढ़ा नहीं है। सो प्लीज़ आप वीडियो बनाइए। सो पहले इसका वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम ईएमआई भी कहते हैं, दैट इज ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक एंड इंडक्शन का आई। ठीक है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं। सो दीज पॉइंट्स आर, देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, ये सभी मतलब एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम पूरे कवर। फैराडेज लॉ विच इज अ इंपॉर्टेंट लॉ और विच इज द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि ग्रेविटेशन में न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ बेसिक लॉ होता है, फंडामेंटल लॉ होता है, और जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलम्स लॉ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट होता है फैराडे के लॉ से। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ी हुई है, या फिर मैग्नेटिज्म का जो भी थ्योरी है इसमें ये कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। मतलब अगर कोई सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही है। लेट्स से दिस इज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, और इस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है। लेट्स से ये लाइन से, दीज आर द लाइंस, और इस सरफेस से ये पास हो रही है। सो जितनी ज्यादा लाइंस पास होगी दैट इज द, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कंसेप्ट है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंसेप्ट है। यहां हम मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। दोनों लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती है। लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट है वहां पे। सो आप वो डिटेल में देख लीजिए। सो देखो यहाँ पे लेट से इन्होंने एक एरिया लिया है ऐसा, और इस एरिया में से लेट से कितना फ्लक्स, दिस इज देखिए ये बी मतलब क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड है और इस एरिया में से पास हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। देखिए क्या बोला है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। मतलब हमें कैसा कंपोनेंट लेना है, उस एरिया से, उस एरिया को वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, मतलब कंपोनेंट कैसा लिया है हमने, नॉर्मल लिया है। मतलब क्या, लेट से अगर एरिया ऐसा है, लेट से दिस इज द एरिया, देखो वहां पे दिया है एरिया अगर ऐसा है तो हम कंपोनेंट हम ऐसा लेंगे, इस कंपोनेंट के साथ उसका प्रोडक्ट लेंगे। मतलब लेट से हमारी फील्ड इधर जा रही है, बट हम कौन से कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा वो कंपोनेंट, किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया को। तो सिंपली एक बात याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बोल रहा हूं मैं, एरिया सिर्फ एरिया नहीं बोल रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका अगर मुझे डायरेक्शन देखा नहीं एरिया की, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, लेट से ये मेरा पाम है, ये यहाँ पे ये एरिया है। सो एरिया वेक्टर कैसा होता है, इस एरिया को नॉर्मल। सो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके पास ये वेक्टर आ रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है। ये मेरे पीछे दीवार है, अगर इसका बोलूं मैं द एरिया वेक्टर ऑफ दिस वॉल, सो इसका वेक्टर कैसा आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वॉल, राइट। तो याद रखना एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर के साथ होता है, याद रखना।
एरिया के साथ नहीं, बिकॉज अगर लेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी जा रही है, राइट, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गोइंग इनटू दिस एरिया, सो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये ऐसा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री का, क्योंकि वेक्टर इधर है, लाइन्स इधर जा रही है। सो cos 180 मतलब क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे एंगल 180 लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप एरिया के साथ एंगल लोगे। एरिया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा फील्ड लाइंस को, बट हमें किसके साथ एंगल लेना है, दैट इज एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसको परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है, सो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री आएगा। ठीक है, नाउ पॉजिटिव फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव फॉर दी थीटा इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ऑब्वियसली बिकॉज कॉस की वैल्यू 90 तक पॉजिटिव रहती है। फिर यहाँ से आगे क्या बोला है, 270 से, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360, मतलब अगर 270 डिग्री से ज़्यादा है, 360 से कम है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लास्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होता है, जब एंगल इस क्वाड्रेंट में रहेगा, देन वी हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, अदरवाइज निगेटिव। मतलब 90 से लेकर 270 थी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टोटल थीटा की वैल्यू कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आती है, निगेटिव आती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी निगेटिव होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिए ये पॉइंट, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, मतलब अगर कोई कॉइल है, मतलब कोई एरिया है, उससे कैसे होगा, एक द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट से हमने ये बी की वैल्यू कम ज़्यादा कर दी, फ्लक्स चेंज होगा। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, ये एरिया का क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, लेट से पहले एरिया ऐसा था, हमने एरिया थोड़ा कर दिया, अभी छोटा कर दिया, इतना ही एरिया ले लिया, सिर्फ लेट से इतना ही एरिया ले लिया, एरिया छोटा हो गया, फ्लक्स छोटा हो जाएगा। द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर लेट से अभी एरिया इतना ही है, फील्ड भी उतनी रह गया, लेकिन ओरिएंटेशन अलग कर दिया, मतलब क्या, इसको एरिया को मैंने ऐसा कर दिया, टिल्टेड कर दिया इसको, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो पास होने वाली है वो कम पास हो गया अभी, राइट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको याद रखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, बट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, सो वेबर और टी मीटर स्क्वायर। टेस्ला मतलब फील्ड का यूनिट होता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे बी और ए, फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला मीटर स्क्वायर, और उसी को हम कहते हैं वेबर। वेबर एक साइंटिस्ट था, उसके मतलब उसके मेमोरी में हमने उसको ये नाम दिया है यूनिट को, ठीक है। उसका दूसरा जो सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल तो पता ही होगा आपको सभी को, मैक्सवेल इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मतलब डिस्कवर किया है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे पहले हमें मैक्सवेल ने बताए थे। तो इसने बताया कि सीजीएस यूनिट ऑफ इसका कितना, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻8 वेबर, तो बहुत छोटा यूनिट होता है कंपेरेटिव टू दी वेबर। मतलब देखो 1/10⁸ मतलब 1 करोड़ हो गया लगभग को, ठीक है। So magnetic flux associated normally per unit area is called the magnetic flux density, strength of the magnetic field और magnetic induction, ठीक है। मतलब कि फ्लक्स अपॉन एरिया, फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, राइट। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब ये ए को डिवीजन मिलाओ इधर, सो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा, वही बताया उन्होंने। नाउ फैराडेज एक्सपेरिमेंट, देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, एक मिनट सिर्फ देखो, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है। एंड देखो क्या कहा है उसने एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया, ये देखो यहाँ पे एक कॉइल ली है यहाँ पे, सो दिस इज द कॉइल। सो देखो यहाँ पे कॉइल पे क्या हो रहा है, अभी देखो इस कॉइल में से, एक मिनट, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया उसने, एक कॉइल ली, राइट, एक कॉइल ली, सिर्फ उस कॉइल को ऐसे नीचे से उसको कॉइल में यहाँ से गैलोनोमीटर अटैच किया, यहाँ पे सिर्फ गैलोनोमीटर उसके दोनों एंड के बीच में अटैच किया। अभी उसने क्या किया, पहले ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट लिया उसने, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल यहाँ पे है, तो फिर उसने क्या किया, पहले इस मैग्नेट को स्टेडी रखा, उसको कुछ भी नहीं हिलाया, और जैसे जैसे इसने इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ ले जा रहा था, वैसे उसे क्या दिखाई दिया, उसे दिखाई दिया कि ये जो यहाँ पे
हमारा गैल्वानोमीटर है, यहाँ पे ये कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और गैल्वानोमीटर कब डिफ्लेक्शन दिखाता है? गैल्वानोमीटर तभी डिफ्लेक्शन दिखाता है जब वहाँ पे करंट होता है। सो यहाँ पे इसका मतलब उसने क्या दिया कि जैसे जैसे यहाँ पे मूविंग मैग्नेट मूव हो रहा है, वैसे वहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इस जो कॉइल है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। फिर उसने क्या किया, जैसे उसने पहले वो इधर मूव कर रहा था, फिर उसने स्टॉप कर दिया, ऐसा मूव कर रहा है, स्टॉप कर दिया, फिर स्टॉप जैसे कर दिया वैसे करंट भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। फिर से मूव करना स्टार्ट दिया, फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, अभी वो रिवर्स आने लगा, मतलब पहले वो नजदीक गया, अब वो दूर आने लगा। दूर आने लगा तो क्या हो गया, ये जो करंट है यहाँ जो डिफ्लेक्शन लेट से पहले इस साइड को डिफ्लेक्शन दिखा रहा था ये पॉइंटर, अब वो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड को दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट। तो ऐसा ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। तो सिंपली उसने क्या किया, यहाँ पे देखो देखो उसके देखो फाइनली उसने क्या, देखो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग एट डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के आजू बाजू ऑब्वियसली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो जैसे जैसे हम मतलब मैग्नेट को आगे लेके जा रहे हैं, मतलब वहां पे क्या है, रिलेटिव मोशन है, किसके बीच में, ये कॉइल के बीच में और ये मैग्नेट के बीच में, राइट। तो जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लेके जा रहे हैं या फिर इसके दूर लेके जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होने वाला है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इस कॉइल में से जाने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे क्या हो रहे हुए, तो ये लाइंस का नंबर्स बदल रहा है। जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे तो उस कॉइल में से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो उसमें से क्या कम लाइंस ऑफ पास हो रही है। मतलब जैसे वहां पे रिलेटिव मोशन है तो कॉइल में से क्या हो रहा है, वहां पे देयर इज अ फ्लक्स थ्रू द कॉइल, उसका ऑब्वियसली लाइंस पास हो रही है उस एरिया से, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। और जैसे जैसे यहाँ पे रिलेटिव मोशन है, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन, इसका मतलब वहां पे क्या होने वाला है, रिलेटिव मोशन है मतलब वहां पे क्या, ये जो फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल है ये चेंज होने वाला है, क्योंकि एक जगह पे रहने दिया। लेट से यहाँ पे ये कॉइल है ऐसी, और इस मैग्नेट को मैंने एक ही जगह पे रहने दिया, तो उसमें से कंटिन्यू फिक्स लाइन है, उतनी जाएगी बाहर निकलेगी, जाएगी बाहर निकलेगी, बराबर। तो ये फ्लक्स अभी उस कॉइल में से कांस्टेंट है, लेकिन जैसे मैं उसके नजदीक जा रहा हूं तो अभी फ्लक्स कैसा है, चेंजिंग है, राइट। तो उसने क्या बताया, देखो अभी नेक्स्ट उसमें लिखाया कि यहां पे उसने क्या बताया कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, जब कॉइल में चेंज इन फ्लक्स होता है तब उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, देखते हैं उसके ऑब्जर्वेशन। अभी मैंने आपको थोड़ा स्टेटमेंट बताया, डिटेल स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, बराबर। जैसे मैंने बताया करंट कैसा होगा, रिवर्स होगा, जैसे हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी। द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ये सभी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है। दैट द इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन, ये कभी पॉसिबल है जब तक वहां पे रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन नहीं तो वहां पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये कब पॉसिबल है, दैट इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी वहां पे रिलेटिव मोशन होगा तभी ये पॉसिबल है। देखो रिलेटिव मोशन, तो यहां पे रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट है मैग्नेट तो नहीं होगा, रिलेटिव मोशन होगा तभी कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्लक्स चाहिए। ठीक है, नॉट कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, हम उल्टा भी कर सकते हैं, मैग्नेट को ऐसा रहने दो, कॉइल को क्या करो, आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, आगे लेके उस मैग्नेट के नजदीक लाओ। हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज चाहिए, राइट। तो आप चाहे तो इसको फिक्स रखो या इसको फिक्स रखो, लेकिन दोनों में से किसी को एक तो हिलाना पड़ेगा। ठीक है, बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड, दोनों भी मूव करेंगे तो भी चलेगा। हमें क्या चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, मतलब वहां पे कोऑर्डिनेट चेंज होनी चाहिए, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होने वाला है, चेंज होना चाहिए। करंट एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज इफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल इज मोर। तो देखो यहां पे उसने और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि जितना ज्यादा हम फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट आ रहा है,
करंट का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा मिल रहा है, जितना स्लो करेंगे उतना ही करंट का मैग्नीट्यूड कम मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है उतना हमें करंट कैसा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, इंड्यूस्ड करंट। इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगा, इसलिए हम इसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, राइट। कम हमने अगर उसको स्लोली मूव किया तो लेस करंट। नाउ फैराडेज एक्सपेरिमेंट, व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज क्लोज्ड, ठीक है, व्हेन द प्राइमरी, देखो अभी इसने क्या किया, पहले मैग्नेट ले लिया था, अभी दोनों कॉइल ले ली, पहले एक मैग्नेट ली थी, एक कॉइल ली थी, अभी दोनों भी कॉइल ली। अभी हमें पता है, देखो उसने दोनों कॉइल लेके क्या कर दिया, बिकॉज वी नो दैट इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर और थ्रू दी कॉइल, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह हो गया ना। मैग्नेट क्यों लिया था हमने, क्योंकि उसके बाजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड थी। अब हमने यहाँ पे ये देखो करंट कैरिंग कॉइल ली है, व्हाई हमने करंट कैरिंग कॉइल ली है, बिकॉज इट हैज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइंस है उसके आजू बाजू। तो जब हम इस कॉइल को, ये जो कॉइल है, ये को देखो, ये कॉइल को हमने बैटरी अटैच नहीं की है, सिर्फ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। जब हम इस करंट कैरिंग कॉइल को इस कॉइल के आजू बाजू हिलाएंगे, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस करंट कैरिंग कॉइल एंड नॉन करंट कैरिंग कॉइल, तो ये जो कॉइल है नॉन करंट कैरिंग कॉइल, इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई तो ऑब्वियसली इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। अभी इसको क्या कहते हैं, हमें है बाद में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना, तो ये हम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज्ड करंट फ्लोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। This changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces EMF in the secondary coil। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको उन्होंने secondary coil नाम दिया है S से, और इसको primary coil नाम दिया है, because इसमें करंट ऑलरेडी है, इसमें करंट हमें इंड्यूस करना है सेकेंडरी में। Now induced EMF and hence the deflection in galvanometer last only as long as the current in the primary coil and hence the magnetic flux in the secondary coil change। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लक्स का चेंज होना। सिर्फ फ्लक्स नहीं चाहिए हमें, दोनों को स्टेडी रख दिया, फ्लक्स है, इसमें से फ्लक्स जा रहा है लेकिन कांस्टेंट फ्लक्स जा रहा है, हमें वैसा नहीं चाहिए। इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए कंटिन्यूअसली, ऐसे कम ज्यादा कम ज्यादा, तो चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए, राइट। सो चेंज इन फ्लक्स होगा तभी वहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा, उस और करंट इंड्यूस होगा, इसका मतलब वहां पे ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज जनरेट होगा। ऑब्वियसली उसके सिवा तो करंट हो नहीं सकता, बिकॉज करंट कब होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, राइट। सो उस करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, उस वोल्टेज को तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है वो भी कह सकते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट डिटेल में क्या लिखा है, व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज ओपन करंट डिक्रीजेस from maximum value to 0 during this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. The changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces the current in the secondary coil. However, note that direction of the current in the secondary coil is reversed and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case। अब उन्होंने क्या किया कि जो हमारी प्राइमरी कॉइल है उसका स्विच वहां पे ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब प्राइमरी कॉइल का जो करंट था वो मैक्सिमम वैल्यू से कम होता 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 0 पे आ गया। अब उसका करंट 0 पे आ रहा है, मतलब उस कॉइल के करंट की वजह से उसके आजू बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, धीरे 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 कम होगी। लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब वहां पे जो फ्लक्स पास हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से वो भी कैसा धीरे 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 चेंज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो मतलब वहां पे हमारे पास करंट रहेगा ही रहेगा, तो उसे मतलब सेकेंडरी कॉइल में वहां पे करंट इंड्यूस होगा। लेकिन फर्स्ट केस में कैसा था, फर्स्ट केस में उन्होंने क्या लिया था कि उसको स्टार्ट किया था, स्विच ऑन किया था तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। सेकेंड केस में हमने स्विच ऑफ किया है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो जो सेकेंडरी कॉइल में फर्स्ट केस में करंट जो इंड्यूस करंट होगा वो कैसा होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और उसका डायरेक्शन अलग होगा। सेकेंड केस में हम स्विच ऑफ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो चेंज इन फ्लक्स है वो कैसा हो रहा है, वैल्यू उसकी मतलब जो फ्लक्स है एसोसिएटेड वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो करंट की वैल्यू कैसे, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, हमें रिवर्स मिलेगी, राइट। तो मतलब लेट से जो हमारा गैल्वेनोमीटर है पहले इसमें डिफ्लेक्शन ऐसा दिखाएगा, दूसरे इसमें डिफ्लेक्शन ऐसा दिखाएगा, ठीक है।
नाउ अभी हमारे पास लॉ है यहाँ पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit and EMF, and hence the current is induced in the coil. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा तभी तभी वहां पे EMF इंड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट. However, it lasts only so long as magnetic flux is changing. ये कब तक रहेगा? जब तक वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग रहेगा. चेंज खत्म हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, बस हमारा करंट खत्म हो गया. सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ उसमें सिर्फ बताया कि ऐसा हो रहा है. सेकेंड लॉ में उसने एग्जैक्टली बताया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है भी, कितना चेंज होगा तब कितना करंट क्रिएट होगा, ये उसने एग्जैक्टली बताया. तो कैसे बताया है? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. देखो, magnitude of induced EMF मतलब कि ये E, it is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. देखो, rate of change of magnetic flux linked with the coil. देखो यहाँ पे दिया है, that is E is directly proportional to d phi by dt. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? therefore E is equals to क्या आएगा? k d phi by dt. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना, इक्वल टू लाना है, तो हमें कॉन्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेना पड़ेगा. यहाँ पे हमने कॉन्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया है k, एंड k यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम. सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? E is equals to d phi by dt, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is E is equals to phi 2 minus phi 1 divided by t. phi 2 d phi मतलब क्या होता है? चेंज होता है, डिफरेंस इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, किस टाइम में वो डिफरेंस हो रहा है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा फैराडे लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ. अभी लेंज लॉ. अभी ये जो फैराडे है हमारा, इसने एक बहुत ही जबरदस्त हमें लॉ दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये जो इन्वेंशन उसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट. आज सभी चीजें उसी पे चल रही है. सो इसने लेकिन क्या किया, उसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं बताया. तो अभी ये जो लेंज लॉ है हमारे पास, लेंज लॉ, तो वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया. देखो क्या बोलता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूस्ड इट. देखो कितना उल्टा है. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की या इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ये कैसी होती है? ये इस तरीके से होती है कि वो जो करंट है वो खुद को अपोज कर रहा है. मतलब एक प्रकार, मतलब वो क्या कर रहा है? देखो, सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट. मतलब कि लेट से देखो, यहां पे क्या होगा? ये कॉइल है, ये लेट से हमारे पास कॉइल है. इस कॉइल, हम इस मैग्नेट को इसके आजू बाजू लेके जा रहे हैं, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा. तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली यहां पे करंट आ गया, तो ये करंट होगा आ गया, तो ये करंट कैसा होगा? ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ये मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा. मतलब जो इसको क्रिएट कर रहा है उसको ही वो अपोज कर रहा है. इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होगी. मतलब कैसी होगी? देखो, ऑब्वियसली यहां पे हमने करंट इंड्यूस कर दिया, फिर हमें फिर से पता है इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग इनटू द कॉइल, तो इस कॉइल के पीछे भी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. इस कॉइल क्या जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? अपोज करेगी. राइट. मतलब कि लेट से हम नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मतलब यहां पे भी क्या होगा? नॉर्थ पोल क्रिएट होगा. सो लाइक पोल क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. यहां पे कभी भी पॉजिटिव पोल नहीं होगा. अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊं, मैग्नेट को अभी दूर लेके जा रहा हूं, मैं नजदीक लेके नहीं जा रहा हूं, राइट, तो यहां पे क्या होगा? फिर से चेंज इन फ्लक्स तो हो रहा है, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन ये फिर से ये करंट क्या करेगा? ये बोलेगा कि नहीं, तू जो कर रहा है ना, मैग्नेट जो मुझको क्रिएट कर रहा है ना, तू जो कर रहा है उसके अपोज कर. इसकी इच्छा ये होती है. मतलब कि अभी मैं दूर लेके जा रहा हूं इस मैग्नेट को, तो ये बोलेगा नहीं नजदीक आ. ये नजदीक आएगा तो ये बोलेगा दूर जा. इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड या इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा. ठीक है. देखो ये ऐसा लेंज लॉ ने उसके डायरेक्शन के बारे में बताया है. नाउ इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट, if the current is induced due to the motion of magnet, then the induced current in the coil sets itself to stop the motion of magnet. If the current is induced due to motion of the magnet, then the induced current in the coil sets itself to stop the motion of the magnet. जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि भाई वो करंट अगर उसके पास आएगा तो उसको स्टॉप करने का ट्राई करेगा, अगर वो उसके दूर जा रहा है तो उसको बोलेगा आ मेरे नजदीक. ठीक है. इफ द करंट इज इंड्यूस्ड
ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, देन द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू स्टॉप द चेंज। जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है उसको स्टॉप करने का ट्राई करेंगे, ऐसा हो, ठीक है। नाउ लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें याद रखिए लेंज लॉ होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे होता है। It is based on the law of conservation of energy. According to Lenz's law, the induced EMF opposes the change that produces it, and it is this position against which we perform mechanical work in causing the change in magnetic flux. Therefore, mechanical energy is converted into electrical energy. Thus, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. बस आपको ये याद रखना है कि ये law of conservation of energy पे based होता है, ठीक है। So now एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन दी बोथ लॉज, अभी दोनों लॉ को पकड़ के हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन क्या आता है हमारा, क्या आएगा, पहले हमने सिर्फ क्या लिया था कि भाई E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बराबर। अब लेंज ने उसका लॉ दे दिया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इसको क्या करती है, E की डायरेक्शन अपोज टू दी चेंज होती है, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स, तो यहां पे सिंपली क्या आएगा, उस n से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस n डी फाई बाई डी टी। सो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय, यहाँ पे डी फाई बाई डी टी बाई आर। ऑब्वियसली यहाँ पे ये t थोड़ा सा ये हो गया, सो ऑब्वियसली डी फाई बाई डी टी बाई आर होगा, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। सो I मतलब क्या होगा, V अपॉन R होगा। ये अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इसको डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करूंगा तो मुझे करंट मिलेगा, सिंपली इस वैल्यू को डिवाइड बाय आर कर दो, हमें इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। नाउ एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, देखो चार्ज मतलब क्या होता है, देखो अभी सो हमें पता है करंट मतलब क्या होता है, I इज इक्वल टू आ गया हमारा डी फाई बाय डी टी इंटू आर, और I मतलब क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, सो डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा। सो करंट क्या मिलेगा, चार्ज क्या मिलेगा हमें, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। याद रखिए इस फॉर्मूले को भी, सीईटी नीट और जेई में लग सकता है, बोर्ड में कम लगेगा लेकिन सीईटी जेई नीट में यहाँ पे लग सकता है। नाउ मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, देखो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के मेथड्स दिए। फर्स्ट क्या है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर, मतलब हमने उस कॉइल को ऐसे के ऐसे रखा, फील्ड को चेंज कर रहे, बराबर, मैग्नेट इसको हिला के या फिर कॉइल को हिला के क्या कर रहे, फील्ड को चेंज कर रहे। नाउ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल अवेलेबल मैग्नेटिक फील्ड, एरिया चेंज कर दिया। लेट से ये कॉइल है उसका एरिया चेंज कर दिया, मतलब लेट से उसका एरिया बढ़ा दिया कम कर दिया, बढ़ा दिया कम कर दिया, राइट। ये ऐसा एरिया है, उसको ऐसा कैसा कर थोड़ा, मतलब लेट से एरिया चेंज कर रहे तो क्या होगा, हमें फ्लक्स चेंज करना है कैसे भी करके। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, या तो बी चेंज करो या फिर ए चेंज करो, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये दे दिया है, सो यहाँ पे उन्होंने, हाँ ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स के द लूप्स पी क्यू आर एस, तो इसने यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बी एल वी, ओके ठीक है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, दूसरा फॉर्मूला लिया है, डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए। सो यहाँ पे क्या कर दिया है, थीटा उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे जीरो ले लिया है, देखो यहाँ पे ये दिस इज द एरिया, राइट। सो यहाँ पे बी डी ए आ गया। सो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप ए which is acted upon by the magnetic field B and hence EMF can be induced in the circuit। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारी कॉइल है PQRS, उसको क्या कर रहे हैं हम, और ये हमारी फील्ड है, ये देखो फील्ड ऐसे क्रॉस क्रॉस से दिखाई है, इसका मतलब फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, अंदर जा रही है। तो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी कॉइल है इसमें अंदर लेके जाएंगे फिर बाहर लेके आएंगे, सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, राइट। सो यहाँ पे एंगल क्या आने वाला है, इसका एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल 0 आने वाला है, सो इसलिए कॉस थीटा वहाँ पे 1 हो जाने वाला है। सो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, b इंटू डी ए रहेगा, राइट। सो यहाँ पे एरिया मतलब उन्होंने क्या ले लिया, सो ये डी फाई मतलब डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू डी ए, बराबर। सो यहाँ पे बी आई इंटू वी इंटू डी टी कर दिया। सो यहाँ पे ये B into I, देखिए the loop PQRS is slided into the uniform and perpendicular magnetic field. The change in area of the coil under the influence of the field dA in time tt, this cause an increase in magnetic flux, right। So यहाँ पे इसकी उन्होंने लेंथ क्या ली है, लेंथ ली है उन्होंने L, और हाँ यहाँ पे उन्होंने लेंथ ली है, उन्होंने ये लेंथ ली है उन्होंने L, और इसको ले लिया उन्होंने V इंटू डी टी,
ऑब्वियसली यहाँ पे v इंटू डी टी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू डी टी हो जाएगा। सो फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिया है, e इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, सो इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। ये फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस बी एल वी, बिकॉज ये डी टी के साथ ये डी टी कैंसिल हो जाने वाला है, और यहाँ पे ये एल जैसे कि जैसा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, बी एल वी। सिंपल फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रो सॉरी EMI, दैट इज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप एंड सो इट इज कॉल्ड एज द मोशनल EMF। इफ द लूप इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन E इज इक्वल्स टू BLV, वही रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन लूप, दैट इज PSRQP बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंज रूल। ठीक है, ये रूल, हाँ ठीक है, देखिए रूल सेपरेटली बताया इसलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने ऑलरेडी देखा है। सो यहाँ पे देखो उन्होंने सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो क्या कहता है, इफ द सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द फोर फिंगर पॉइंट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखो ये फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है और ये मिडल फिंगर जो है ये हमारा क्या दिखा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है, तो ये जो थंब होता है ये क्या करता है, हमें फोर्स दिखाता है। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, थंब क्या दिखाता है, फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है। देन द सेंट्रल फिंगर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, और ये होता है इंड्यूस्ड डायरेक्शन की करंट। जनरली हमें ये निकालनी होती है इंड्यूस्ड डायरेक्शन की करंट, क्योंकि फोर्स कहाँ पे लगा रहा है हमें पता होता है। देखो ये हम आगे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, राइट। फील्ड की डायरेक्शन हमें पता होती है, फील्ड की डायरेक्शन आगे हो गई। सो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। जो सेंट्रल फिंगर है वो हमें करंट की डायरेक्शन दिखाता है। तीसरा तरीका, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, मतलब सेम एरिया ऐसा है तो वो चेंज कर दिया, उसका टिल्टेड कर दिया तो भी वो आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। ये देखो अगर थीटा इज इक्वल टू, थीटा को ओमेगा टी के टर्म से ले लिया, वेयर टी इज द एंगुलर, टी इज टाइम एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हमारी सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। मतलब लेट्स से एक कॉइल है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रोटेट है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स के लिए हमें कंटिन्यूस चेंज करना पड़ेगा उसका एरिया। सो उसका कुछ तो एक एंगुलर, उसका टाइम पीरियड होगा तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो वो पर्टिकुलर थीटा कैसे निकालेंगे, ओमेगा इंटू टी निकालेंगे। सो यहाँ पे थीटा क्या आएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा। ओके, सो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, दैट इज माइनस, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस NBA साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा हमें, दैट इज E इज इक्वल टू NBA साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये जो होता है NBA, ये इसको हमने नाम दे दिया E0, उसे हम कहते हैं दैट इज द मैक्सिमम EMF। क्यों मैक्सिमम कहेंगे उसको, क्योंकि जब थीटा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे ओमेगा टी मैक्सिमम मतलब कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बराबर। 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, बराबर। साइन कब मैक्सिमम होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, 1 होता है, तब ये हमें मैक्सिमम मिलेगा, अदरवाइज इसकी हमें सबसे कम वैल्यू मिलेगी। सो E0 जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, नाउ ये देखो यहाँ पे दिखा है, the EMF changes continuously in magnitude and periodically direction with respect to time, giving rise to the alternating EMF। देखो ये EMF ऑब्वियसली ये ऐसा जनरेट होगा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उस कॉइल की वजह से, हाँ ये कॉइल की वजह से बोल रहे हैं हम, जिसको हम कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से होगा और ये हमें क्या करेगा, अल्टरनेटिंग EMF क्रिएट करेगा, जिसी को हम AC बोलते हैं। If initial position of the coil is taken as 0, the normal to the coil is at 90 degree with the magnetic field, then theta becomes theta plus pi by 2 और ओमेगा t plus pi by 2। मतलब ये कंडीशन, मतलब स्टार्टिंग में ही हमने लेट से उसका जो एंगल है 0 ले लिया और नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब। सो यहाँ से ये कर्व स्टार्ट होगा, मतलब सिंपली, मतलब अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ से होगा, अगर हमने 90 से स्टार्ट कर दिया तो ये ऐसे होगा, दैट इज सिंपल। ठीक है, सो एक मिनट, ठीक है। सो आई थिंक हम इस यहाँ पे इतना ही देखते हैं,
बाकी जो भी होगा, मतलब अभी आई थिंक नेक्स्ट 7 to 6 स्लाइड बाकी है, उसका जो डिटेल है, मतलब ये एडी करंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये डिटेल है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। ये थ्योरी, इस वीडियो को देखो, शॉर्ट में आपको थ्योरी के आपका बुक में लग रहा है तो बुक में भी थ्योरी शॉर्ट में रीड कर, लेकिन बुक में आपको टाइम लगेगा, इसलिए ये वीडियो बनाया है। ठीक है, चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, बाय। चलो बाय बाय।